नमस्कार, मैं प्रोफेसर सरोज व्यास आज फिर आपके साथ उपस्थित हुई हूँ निर्देशन एवं परामर्श व्याख्यान श्रृंखला को लेकर के। हमारी आज की चर्चा का विषय रहेगा माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं का संगठन। यानी माध्यमिक स्तर पर विद्यालय में जो माध्यमिक स्तर है वो 6 क्लास से 12th तक यानी 6ठी से 12वीं तक हम उसको मानते हैं। और इन कक्षाओं में माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं का संगठन कैसे किया जाता है, इसका अर्थ क्या है, इसके कार्य क्या है, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा में हम सबसे पहले बात करेंगे निर्देशन सेवाओं के संगठन के अर्थ की, कि संगठन का अर्थ क्या है। सेवाओं से हमारा यहाँ तात्पर्य है कार्य करना, लक्ष्यों को निर्धारित करना। सबसे पहले संगठन या कार्य का मतलब है कि निर्देशन सेवाओं में सबसे पहले लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा। कौन से वे लक्ष्य हैं जिनको लेकर निर्देशन सेवाएं संगठित की जा रही है, उसकी स्थापना की जा रही है। जब हम लक्ष्यों को निर्धारित कर लेते हैं तदुपरांत हमें संसाधनों को एकत्रित करना पड़ता है। यानी निर्देशन देने के लिए कौन कौन से संसाधन चाहिए, आपको थोड़ा प्रशिक्षण अपने जो निर्देशन करता है उनको देना है, या आपको किसी प्रकार के कोई जो परीक्षण है उनकी कॉपी चाहिए, या आपको एक कक्ष चाहिए, या एक आपकी समय सारणी होनी चाहिए। तो संसाधनों को एकत्रित करना, योजनाबद्ध नियोजन और उसका योजनाबद्ध नियोजन। यदि हम माध्यमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं और वहाँ पर निर्देशन सेवाओं के संगठन से को हम समझना चाहते हैं तो हमें योजनाबद्ध करना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ अंत और किस प्रकार का निर्देशन किस स्तर पर विद्यार्थी को दिया जाए। साथ ही साथ क्रियाकलापों का समाधान और संचालन, यानी जो निर्देशन सेवाएं हैं उनमें किस प्रकार के क्रियाकलाप किए जाएंगे और उनका समन्वय कैसा होगा और उनका संचालन क्या होगा। न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रबंधन, हम विद्यालय की बात कर रहे हैं और विद्यालय में जो होता है वो अध्ययन के साथ साथ पाठ्यक्रम के साथ साथ यदि निर्देशन सेवाओं का संगठन किया जा रहा है, उसकी स्थापना की जा रही है, तो हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं का कम से कम प्रबंधन होना चाहिए। और उसके बाद कर्तव्य और दायित्वों का आवंटन, यानी प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल या प्राचार्य जो भी है वो अपने सहयोगी शिक्षकों और अशिक्षक जो कर्मचारी है उनके बीच उनके कर्तव्य और दायित्वों का आवंटन करेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम देख रहे हैं कि निर्देशन सेवाओं के संगठन का अर्थ की जब हम बात करते हैं तो लक्ष्यों का निर्धारण, संसाधनों को एकत्रित करना, योजनाबद्ध नियोजन करना, क्रियाकलापों का समन्वय और संचालन, न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रबंधन और कर्तव्य एवं दायित्वों का आवंटन से हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि निर्देशन में आधारभूत विचारशीलता क्या है, किस आधार पर निर्देशन का संचालन किया जाता है। और इसमें पुनः मैं बात करना चाहूंगी आपसे लक्ष्यों के निश्चित करने की, कि लक्ष्यों को किस प्रकार से निश्चित किया जाए। कौन से लक्ष्य? निर्देशन सेवाओं को संगठित करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। निर्देशन के संपूर्ण लक्ष्यों का निर्धारण आवश्यक है, क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता के लिए उसके लक्ष्यों का निर्धारण आवश्यक है। अर्थात विद्यालय के आदर्शों, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना और इसके साथ साथ आदर्श है, मूल्य है, विचारधारा है, विद्यार्थियों की आवश्यकता है, समय सारणी है, सहगामी क्रियाएं हैं, सबको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले आता है कि वहां पे लक्ष्यों का निश्चित निर्धारण करना। उसके बाद कार्यों को निश्चित करना, कि जब हम बात कर रहे हैं निर्देशन के आधारभूत विचारशीलता के, तो कार्यों को निश्चित करना कि निर्देशन में कौन कौन से कार्यों को करना है, यह सूचीबद्ध करना नितांत आवश्यक है। सेवाओं को निश्चित करने में निर्देशक दिग्भ्रमित होने से बच जाता है। यानी निर्देशक सूचीबद्ध यदि कोई भी कार्य हो जाता है तो जो निर्देशक है वो दिग्भ्रमित होने से बच जाता है। मुझे लग रहा है कि आप लोग इस जो मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूं उससे आप भली प्रकार से इसको समझ पाएंगे। देखिए, शिक्षा जो है वो औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है।
लेकिन जब हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है और वो पाठ्यक्रम सूचीबद्ध होता है। गद्य पद्य व्याकरण में विभाजन होता है, पहले कौन सा अध्याय पढ़ाया जाएगा, फिर कौन सा पढ़ाया जाएगा, सारा सूचीबद्ध होता है। और एक निर्धारित पाठ्यक्रम होने के कारण अध्यापक दिग्भ्रमित होने से बच जाता है कि क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए, क्या पढ़ा दिया और क्या छूट गया। ऐसे ही जब निर्देशन की बात करेंगे तो वहां कार्यों को निश्चित करना पड़ेगा जिससे निर्देशक दिग्भ्रमित होने से बच जाएगा। तदुपरांत कर्तव्यों का आवंटन। कौन से कर्तव्य? निर्देशन कार्यक्रम की सफलता ही इस बात पर निर्भर करती है कि कार्यों में सम्मिलित व्यक्तियों के बीच में कर्तव्यों का पूर्व में ही आवंटन किया जाना चाहिए। निर्देशन कार्यक्रम, अब निर्देशन में कोई ये तो है नहीं कि एक व्यक्ति है, हर व्यक्ति को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कक्षाओं में या विभिन्न जो माध्यम है उसके अनुसार उसको निर्देशन का कार्य दिया जाता है। निर्देशन के कार्यक्रम की एक पूरी रूपरेखा बनाई जाती है। अब उसमें यदि हमने कार्यों का और कर्तव्यों का आवंटन नहीं किया तो क्या होगा? तो कार्य भली प्रकार से नहीं होगा। इसलिए व्यक्तियों के बीच कर्तव्यों का आवंटन किया जाना बहुत जरूरी है, अन्यथा मैं समझूंगी आप कर लेंगे, आप समझेंगे मैं कर लूंगी और वो कार्य नहीं होगा। अधिकारों को निश्चित करना। निर्देशन में हम केवल कर्तव्यों की बात नहीं कर रहे। जब हम निर्देशन की बात करते हैं तो हम निर्देशन में जो हमारे कार्यकर्ता है उनके कर्तव्यों के आवंटन के भी बात करते हैं और उसके साथ ही अधिकारों की जानकारी दी जाती है। यानी निर्देशन कार्यकर्ता जब कर्तव्यों का निर्वाह करता है तो उसे ये भी पता होता है कि उसके पास कौन से अधिकार सुरक्षित है, किस परिस्थिति में वह क्या कार्य कर सकता है और कौन से अधिकार का उपयोग कर सकता है। संबंधों को निश्चित करना। निर्देशन सेवाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों के आपसी संबंधों के प्रति जागरूक किया जाना भी आवश्यक है। संबंध, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूर्व में कहा कि निर्देशन सेवा का संगठन या उसकी स्थापना की जाती है तो वहां पर शैक्षिक, अशैक्षिक और प्रबंधन सभी लोग विभिन्न भूमिकाओं में वहां पर उपस्थित होते हैं। निर्देशन सेवाओं में कार्य करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके आपसी संबंध जो है, यानी आपस में उनका संबंध कैसा है, इसके प्रति भी जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। और निर्देशन व्यवस्था की संरचना। विद्यालय निर्देशन सेवा की संरचना उसके आरंभ किए जाने से पूर्व ही कर लेता है और कर लेनी भी चाहिए। जैसे कर्मचारियों की संख्या, यानी यदि हम निर्देशन सेवा का संगठन करते हैं और वहां पर एक केंद्र स्थापित करते हैं तो निर्देशन देने वाले कर्मचारी कितने होंगे, कितना धन हमारा लगेगा, उस धन की राशि क्या होगी, उसका आकार क्या होगा, हम निर्देशन कितने बालिकाओं को देंगे, गिने चुने बालक बालिकाओं को देंगे या फिर हम उसमें से कुछ विद्यार्थियों को ही देंगे, तो इस संख्या का निर्धारण करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। सरलता कैसे? सरलता से आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि विद्यालय में आरंभ निर्देशन सेवाओं के संगठन की रूपरेखा सरल होनी चाहिए। सरल रूपरेखा वाले कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति सरलता से रुचि लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी भी माध्यमिक विद्यालय, विश्वविद्यालय और स्कूल में माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर या किसी भी स्तर पर यदि निर्देशन सेवा संगठन की स्थापना की जाती है तो वहां पर संगठन की रूपरेखा सरल होनी चाहिए, क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। सरल रूपरेखा वाले कार्यक्रमों में प्रत्येक व्यक्ति सरलता से रुचि लेता है। मान लीजिए कि आप माध्यमिक स्तर से भी नीचे, माध्यमिक यानी प्राथमिक माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हैं, 6 से लेकर 8 कक्षा तक की बात होगी, और वहां पे यदि आपके लक्ष्यों की, आपके उद्देश्यों की रूपरेखा सरल नहीं होगी तो वो कारगर साबित नहीं होगी।
तो हमने सबसे पहले इस व्याख्यान श्रृंखला में निर्देशन में आधारभूत विचारशीलता को समझने का कोशिश किया, जिसमें लक्ष्यों को निर्देशित करना, कार्यों को निश्चित करना, कर्तव्यों का आवंटन करना, अधिकारों को निश्चित जो है करना, संबंधों का निश्चित करना और निर्देशन व्यवस्था की संरचना के साथ साथ उसका सरल रूप सरलीकरण करना भी होता है। अब हम बात करेंगे माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं के उद्देश्यों की, क्योंकि हमारा आज का ये विषय है कि माध्यमिक स्तर पर निर्देशन जो सेवाओं का संगठन है वो कैसे है और उसके कार्य क्या है। तो इसमें अब हम माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं के उद्देश्यों की बात करेंगे। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भी उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं करता है, यानी किसी भी कार्य के किए जाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले जब उद्देश्यों की हम बात करेंगे माध्यमिक स्तर पर निर्देशन में, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है समायोजन। समायोजन यानी एडजस्टमेंट कर लेना। विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करते हुए परिवार, रिश्तेदार, विद्यालय, सहपाठी, शिक्षक, सहयोगी एवं समाज के साथ समायोजन की कला का विकास करना निर्देशन सेवाओं का मूलभूत उद्देश्य होता है। माध्यमिक स्तर पर क्या करना है? सबसे पहले समायोजन के लिए बालिकाओं यानी विद्यार्थियों की समस्या को समझना होगा। फिर परिवार, रिश्तेदार, विद्यालय, सहपाठी, शिक्षक, सहयोगी के साथ और समाज के साथ समायोजन की कला का विकास करना होगा। और यहाँ पे सेवाओं में मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए। विकास, समायोजन के बाद में हम उद्देश्यों की बात करते हुए विकास की बात कर रहे हैं। विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की योग्यताओं, क्षमताओं, दक्षताओं, कौशलों और प्रतिभाओं का विकास करना भी निर्देशन सेवाओं के उद्देश्य में सम्मिलित है। यानी विद्यालय में जो अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी, वो तो आ गए हैं आपके साथ में, उस धारा में बह गए हैं, लेकिन क्या आपने उन विद्यार्थियों की योग्यताओं को समझा, उनकी क्षमताओं को समझा, उनकी दक्षताओं को समझा और उनके कौशलों एवं प्रतिभाओं का विकास करते हुए निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य सम्मिलित किया? ये बहुत ही जरूरी है, विकास। और जब हम विकास की बात कर लेते हैं तो विकास के बाद में आती है जानकारी। विद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम, उसके अंतर्गत आने वाले विषय और व्यवसायों की जानकारी विद्यार्थियों को देना निर्देशन सेवाओं में शामिल है। विद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विषय, जैसे मान लीजिए कक्षा 6 की हम बात करते हैं, पाठ्यक्रम में वहां पे आ जाएगा हिंदी, आ जाएगा अंग्रेजी, आ जाएगा सामान्य ज्ञान, आ जाएगा सामान्य विज्ञान, आ जाएगा और उसके साथ साथ ही आपका समझ लीजिए कि ये गणित आ जाएगा और गणित के बाद में आपका सामान्य ज्ञान आ जाएगा। इस प्रकार से विद्यालय में जो पाठ्यक्रम उपलब्ध है वो पाठ्यक्रम तो पूरा का पूरा बालक को चाहिए, वो बताया जाना और उसके बताए जाने के बाद जो व्यापारी जो है वो यदि अपने व्यवसाय की जानकारी अन्य लोग कौन, यहाँ जैसे विद्यार्थियों के साथ साझा नहीं करेगा, तब तक हम उस जानकारी को आगे फैला नहीं पाएंगे। फिर नियोजन। मैंने अब तक ये माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं के उद्देश्यों में बात करी है समायोजन की, फिर मैंने बात करी है विकास की, विकास के बाद में मैंने कुछ जानकारी के संबंध में आपसे चर्चा करी, और अब हमारा अगला बिंदु है नियोजन। विद्यालय में विद्यार्थियों को विषय एवं व्यवसाय चयन करें और उससे संबंधित योग्यताओं के निर्माण में सहायता करना निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य होना चाहिए। विद्यालय में विद्यालयी योग जो है
उसके साथ साथ व्यवसाय चयन और उससे संबंधित योजनाओं के निर्माण में सहायता और निर्देशन सेवाएं भी मिलनी चाहिए। परामर्श सत्र, परामर्श क्या है? हम बहुत पहले से जब हम निर्देशन एवं परामर्श पर व्याख्यान श्रृंखला में बात कर रहे हैं तो हम परामर्श पे भी काफी चर्चा करी है। आज पुनः परामर्श सत्र को समझ लेते हैं। परामर्श सत्र का मतलब होता है कि एक अनुभवी और अधिक शिक्षित बालक बालिका विद्यार्थी या युवा या एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा कम शिक्षित कम अवेयरनेस वाले किसी भी बुद्धिजीवी को जब शामिल किया जाता है तो वो क्या होता है, वो परामर्श देता है, लेकिन उसमें उसका प्रशिक्षण जरूरी है। तो इस प्रकार से निर्देशन के उपरांत यदि विद्यालय में विषय व्यवसाय अथवा अन्य किसी प्रकार की समस्या विद्यार्थी के सम्मुख आती है तो ऐसे में निर्देशन सेवा केंद्र उनके और उनके लिए क्या करेगा? परामर्श सत्र का आयोजन सुनिश्चित करेगा। परामर्श निर्देशन कौन देता है? निर्देशन कोई भी दे सकता है। आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपको दे रही हूं। एक अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव और ज्ञान और आयु के हिसाब से किसी को भी निर्देशन दे सकता है, लेकिन परामर्श में परामर्शदाता का प्रशिक्षण आवश्यक होता है। तो ये हमारी चर्चा अभी जो रही है वो हमारी चर्चा रही है माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं के उद्देश्य, जिसमें सबसे पहले आता है समायोजन, समायोजन के बाद में आता है विकास, विकास के बाद में आता है जानकारी देना, जानकारी के बाद में आता है नियोजन और नियोजन के बाद में आता है परामर्श सत्र। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे निर्देशन सेवाओं की आवश्यकताओं की। कहने को तो निर्देशन को अनौपचारिक कहा जाता है। निर्देशन के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। निर्देशन को कोई भी व्यक्ति किसी को भी दे सकता है। निर्देशन छोटा बड़े को दे सकता है, बड़ा छोटे को दे सकता है, अभिभावक दे सकते हैं, मित्र दे सकते हैं, पड़ोसी दे सकते हैं, राजनेता दे सकते हैं, शिक्षक दे सकता है, चिकित्सक दे सकता है, उद्योगपति दे सकता है। एक हमें कहीं ले जाने वाला ऑटो ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, या हमारे घरों में दिन प्रतिदिन हमारी सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी को भी निर्देशन दे सकता है। और वो निर्देशन जो होता है वो क्या होता है? वो अनुभव और आयु के आधार पर बांटा जाता है, एक दिशा निर्देश किया जाता है। अब हम माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं की आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं, तो वहां जब हमने विद्यालय को शामिल कर लिया है तो विद्यालय में निश्चित रूप से क्या होगा? विद्यालय में निश्चित रूप से अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को निर्देशन दिया जाएगा। अध्यापकों द्वारा, कौन से अध्यापक? जो निर्देशन कला में निपुण है या जो निर्देशन सेवा संगठन के सदस्य हैं। विद्यार्थियों को वो निर्देशन देंगे, अभिभावकों को निर्देशन देंगे, अपने सहयोगों को निर्देशन देंगे, वो अपने प्रबंधन को निर्देशन देंगे। तो इस प्रकार से माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता क्या है और कैसे हम इस आवश्यकता को समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हम इस पर चर्चा कर। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपसे विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद यानी निर्देशन जो सेवाएं हैं उनकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है। अब कैसे प्रद है ये भी समझ लेते हैं। विद्यालय में निर्देशन सेवाएं विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है क्योंकि वह विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों की सहायता करता है। अब आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि साहब वो विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं? चलिए उसी पर चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं को समझने अर्थात अपनी योग्यताओं, अभिरुचियों, रुचियों तथा व्यक्तित्व को भली प्रकार से समझने में सक्षम किया जा सकता है। विद्यार्थी स्वयं को समझने में, देखिए प्रत्येक व्यक्ति है वो सबसे बड़ा, जो एक कहते हैं ना न्यायाधीश, जज, यानी हम अपने जज सबसे बड़े हैं।
स्वयं को समझने से है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी योग्यता क्या है, मेरी अभिरुचि क्या है, मेरी रुचि किस में है और मेरा व्यक्तित्व कैसा है। ये सारा जब समझने में सक्षम होते हैं, कब? जब हम बात कर रहे हैं निर्देशन की आवश्यकता की, तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी है विद्यार्थियों की कार्य क्षमता का सही दिशा में विकास करना। देखिए, हर बालक बालिका और हर विद्यार्थी जन्मजात कुछ न कुछ कौशल, गुण, प्रतिभा, योग्यता, क्षमता लेकर के उत्पन्न होता है। अब वो जो विद्यार्थी है, उनकी जो कार्य क्षमता है, उसका सही दिशा में विकास करना, ये भी निर्देशन में आवश्यक है। लाभकारी है विद्यार्थियों के लिए। कैसे? कार्य क्षमता। मान लीजिए कि एक बालक है, वो उसकी शारीरिक क्षमता बहुत अधिक है, तो वो शारीरिक श्रम वाले उसको कार्य में लगाया जा सकता है। एक बालक है जिसका मानसिक स्तर यानी बुद्धि लब्धि बहुत हाई है, तो उसको लिखने पढ़ने के काम में लगाया जा सकता है। एक बालक है जो उद्दंडी है, तोड़ फोड़ करता है, तो उसको वो तोड़ फोड़ के बाद में उसका रिक्रिएशन कैसे कर सकते हैं, इसमें लगाया जा सकता है। और विद्यार्थियों के विषय चयन। जब विद्यार्थी किसी भी स्तर पर पढ़ता है, हम अभी माध्यमिक स्तर की बात करते हैं, तो उसे विषय का चयन करना पड़ता है कि वो कौन से विषय लेगा। सहपाठ्यचर्या क्रियाकलापों का चयन, और पाठ्यक्रम को पढ़ने के साथ साथ जो सहगामी क्रियाएं हैं, उनमें से कौन सी सहगामी क्रिया का चयन करेगा, तथा उन्हें परीक्षक के दृष्टिकोण से तैयार करना। चलो साहब, हमने चयन भी कर ली, विषय का चयन भी कर लिया, सहपाठ्यगामी क्रियाकलापों का चयन भी कर लिया, उचित जो हमारी प्रविधि विधि है उनका चयन भी कर लिया, लेकिन उससे उन विद्यार्थियों को अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त होगा, ये दृष्टिकोण भी विकसित करना पड़ेगा। और व्यवसाय के चयन, यानी पहले शिक्षा और फिर व्यवसाय के चयन, उसकी तैयारी और उसमें प्रविष्ट होने वाले तथा प्रगति में सहायक जो हमें सामग्री चाहिए। व्यवसाय का चयन, पहले तो सबसे पहले तो हमने व्यवसाय का चयन कर लिया, फिर उसकी तैयारी करी और उसमें प्रविष्ट होने तथा प्रगति के में सहायक होने व्यवसाय। चलो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि हमने अपना व्यवसाय चुन लिया कि हमें अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में जाना है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, हमें शिक्षक बनना है, अध्यापक बनना है। उसकी तैयारी करना, तो हम CTET की, PTET की, RTET की, NET की हम तैयारी करेंगे। फिर उसमें प्रविष्ट होना, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसका मान लीजिए कि हमने प्रविष्ट होने के लिए हमने तैयारी करी है और तैयारी करके उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, कुछ भी करा है, और प्रगति में सहायक। ये सब होने के बाद वो प्रगति में सहायक होगा। ये भी हमें याद रखना होगा, ये भी हमें समझना होगा कि व्यवसाय के चयन, उसकी तैयारी, प्रवृत्ति के साथ साथ क्या करना होगा हमें, जाति, भाषा, वर्ण, लिंग, समाज, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियां हैं, ये सब के साथ हमें नहीं बांटनी। यानी निर्देशन देने वाला वो व्यक्ति है, वो कैसे विद्यार्थियों के लिए प्रद है, उसे निर्देशनकर्ता को कोई मतलब नहीं है कि कौन किस जाति से है, कौन किस भाषा से है, किसका वर्ण क्या है, कौन किस लिंग से है, किसका सामाजिक स्तर कैसा है, कौन आर्थिक रूप से सक्षम है और कोई अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सारी चीजें नहीं पूछता है, हमें इन पर भी बात कर लेनी चाहिए। तो अब इसमें व्याख्यान में जो हम बात कर रहे हैं माध्यमिक स्तर पर निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता की, उसमें मैंने आपको विस्तार से समझाया कि पहली जो आवश्यकता है वो क्या है कि ये विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है, और विद्यार्थियों के लाभप्रद में जो सबसे बड़ी बातचीत निकल के आई वो ये आई कि निर्देशन सेवाओं से जो बालक बालिका है उनका हेजिटेशन, उनका भय, उनका संकोच,
वो समाप्त होगा और वो अपनी चीजों को अध्यापक के सामने, शिक्षक के सामने रख पाएगा। अब जब हमने विद्यार्थियों की बात कर ली, तो विद्यार्थियों के बाद में उनके गुरु जो है, उनके मैं ये कहूंगी कि निर्माता है, उनके लाभ की भी बात करेंगे और इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।